हिंदू युवा वाहिनी की बात अगर हम करें तो धर्मनिरपेक्ष देश में क्या इस तरह के संगठनों की ज़रूरत है? तो जब आपने ज्वाइन करी तब आपका एक बयान आया कि जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसकी बात सुनेंगे। मैंने अपनी दोनों ही मास्टर्स लोन पे करी कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, ना खाना है ना खाने कि बटोगे तो कटोगे। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कुंवर सिद्धराज सिंह, आप हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुंवर सर्वराज सिंह साहब आपके पिताश्री हैं, जो 4 बार के सांसद और 3 बार के विधायक रह चुके हैं। कुंवर सर्वराज सिंह को सभी जानते हैं शहर में, और जो सिद्धराज सिंह वो शहर में अब चर्चित होने लगे हैं। आपके बारे में जितना हमने जाना तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पता चला कि आप विदेश से पढ़कर आए हैं, इंग्लैंड से आप पढ़कर आए हैं। मास्टर्स में डबल डिग्री है आपके पास, बॉक्सिंग में आपका शौक़ है, आप फुटबॉल खेल चुके हैं और तरह तरह की चीज़ों में आपको शौक़ है। साथ ही जो सबसे बड़ा शौक़ है आपका वो है समाज सेवा करना। इसी को लेकर शायद विदेश से छोड़कर आपके शहर में आ गए हैं और अब तैयार हैं आपकी सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। सर, हमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जानकर बहुत ही हर्ष हुआ। अब तक हम ये सुना करते थे कि नेता कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और आपने विदेश में जाकर पढ़ाई करी है। तो थोड़ा सा अपने बारे में हमें ये बताइए कि आपने विदेश में क्या क्या पढ़ा है। आपका सवाल स्वाभाविक हो जाता है, पर हम लोग देश में मुझसे उपरांत पहले भी बहुत बहुत पढ़े लिखे, बहुमुखी, बुद्धिजीवी लोगों ने समाज की सेवा की है। ना मैं पहला हूँ और ना मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद भी बहुत बहुत बुद्धिमान लोग आएंगे। हालांकि अगर मेरी बात होती है तो मैंने इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। उसके बाद कुछ वर्ष काम करने के बाद मैंने एमबीए किया है। उसके बाद भी मैंने कुछ वर्ष काम किया है। अब मैं सामाजिक ज़िंदगी का हिस्सा हूँ। जी, आपको स्पोर्ट्स में भी शौक़ है और भी शौक़ के बारे में आपके बात करेंगे। सबसे पहला जो आपकी रुचि रही स्पोर्ट्स में, तो क्या आपने नेशनल लेवल तक खेला है? जी, मेहनत तो बहुत की है स्पोर्ट्स में। बचपन से ही स्पोर्ट्स की रुचि रहती है और मैं समझता हूँ युवाओं में ख़ास तौर से रहनी भी चाहिए। मैंने फ़ुटबॉल बहुत खेला है अपने जीवन में, जोनल, रीजनल सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं मैंने, और नेशनल तक पहुँच नहीं पाया। अगर कुछ समय ज़्यादा मिलता या मार्गदर्शन अच्छा होता तो शायद वो भी मिल जाता। जी जी। बॉक्सिंग का भी आपको शौक़ है, तो बॉक्सिंग का शौक़ कैसे लग गया? जी, बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है और जिम्नास्टिक्स और ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में रुचि हमेशा से रही। तो बचपन में रहा, पर अभी इस तरीके का सौभाग्य है कि 5-6 वर्ष से मेरे पास एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन का दायित्व भी है। और अब मैं इस क्रीड़ा को, स्पोर्ट्स को बहुत पास से देखता हूँ, कमियों को समझता हूँ, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की भावना होती है तो मैं उनके ऊपर नीचे की हर चीज़ों को पास से महसूस कर सकता हूँ। आपने थोड़े दिन पहले हिंदू युवा वाहिनी का पद आपको मिला है, प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं, तो बधाई तो बनती है आपको, बहुत बहुत बधाई इसकी। हिंदू युवा वाहिनी का नाम आते ही एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा संगठन जो सिर्फ हिंदुओं की बात करेगा और हिंदुओं की बात सुनेगा, तो क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले तो हिंदू युवा वाहिनी का भाग बनना ही मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब आते हैं आपके सवाल पे। जी, देखिए, हम लोगों के संविधान में, हमारे संगठन के संविधान में एक बिंदु में साफ साफ लिखा है कि इस भारत देश के अंदर आने वाली सारी जातियों, धर्मों का हमें सम्मान करना है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से जो है राज़ी नहीं हो पाऊंगा। जी जी। हालांकि देखने का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। हाँ, बिल्कुल। पर हम लोगों को समाज में सभी तबकों को, धर्म को, जातियों को साथ लेके चलना है। यही हम लोग का प्रयास रहता है। आपने कहा कि हम लोग सबके साथ की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, सारे धर्मों की भी बात करेंगे। आपका जब आपने ज्वाइन करी तब आपका एक बयान आया कि जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसकी बात सुनेंगे, मतलब हम उसके साथ रहेंगे। तो जब आपने ये क्लियर कर दिया कि हिंदुत्व की बात होगी तभी हम उसका साथ जाएंगे, तो अगर कोई दूसरा धर्म का आपके पास आपके मदद के लिए जाता है, जैसा कि आप एक समाज सेवा भी कर रहे हैं, जी, जानता हूँ। तो फिर इस पर क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है, मैं बड़ा आदर करता हूँ, पर मीडिया जो है हमारे संविधान का चौथा बड़ा मजबूत स्तंभ होता है। बिल्कुल, हाँ। मैंने कहा कुछ और था, अच्छा। और लिख कुछ और गया, पर मैं किसी से कुछ कह नहीं दे सकता। उन्होंने अपने कलम को मेरी मुंह से जो है घुमाया है, उनका मैं आदर करता हूँ। जी जी। हाँ, मैंने हाल फिलहाल में ये बात ज़रूर कही है हाँ। कि हम लोगों को घरों में एक एक हिंदू वीर बनाना चाहिए,
और सनातन में हमेशा बहुत सहनशीलता रही है। इस देश में जो जो भी आया, जिस रूप में आया, हमने सबको स्वीकारा। तो हिंदुत्व को कट्टर से और सनातन को इस तरीके से परिभाषित करने का हम लोग का उद्देश्य नहीं है। अब आपका सवाल था कि मेरे पास कोई आता है, आप विश्वास मानिए मेरे पास हमेशा से ही, पहले मैं अन्य पार्टियों का भी हिस्सा रहा हूँ, हमेशा से ही समाज के पटल के हर धर्म जातियों के लोग आते रहे। भगवान इतनी हमेशा क्षमता दे, ताकत दे, जो आए जिस रूप में आए हमें उसको जो है स्वीकारना है, उसकी परेशानियों को अपना समझना है और उनकी परेशानियों का निस्तारण करना है। यही हम लोगों की वो रहती है। बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो समाज में मैसेज जाता है वो ये लगता है कि सिर्फ एक समाज की बात हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए शबनम जी, हम लोग का देश बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से। इतने हमारे प्रदेश हैं, हर प्रदेश में अलग भाषा होती है। हर प्रदेश में आदमी अपनी आस्था को, मानव अपने जीवन को अलग अलग तरीके से जीता है। तो मैं इस नारे से बिल्कुल जो है सहमत हूँ कि जब तक हम लोग इस देश में सबके साथ आने की बात नहीं करेंगे तब तक विकास की बात अधूरी रह जाती है। तो मैं पूरी तरीके से इस नारे के पक्ष में हूँ और बहुत ही बुद्धिमान किसी जीव ने ये नारा दिया है और मैं आदर करता हूँ और मैं आशा भी यही करता हूँ कि हम लोग के बदलाव करते हुए भारतवर्ष में लोग सब साथ आएँ और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। बस यही मेरा अनुरोध है। जी, हिंदू युवा वाहिनी का बीजेपी से क्या संबंध है? हिंदू युवा वाहिनी का कोई बीजेपी से सीधा संबंध नहीं है। जब तक देशभक्ति की बात आएगी, सनातन की बात आएगी और देश पे आपत्ति की बात आएगी, चाहे किसी रूप में आए, तब तक हम लोग जो हैं बीजेपी की विचारधारा से कंधा मिलाएंगे। हालांकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का भाग्य हूँ, वो भी मेरे लिए एक सौभाग्य वाली बात है। पर हिंदू युवा वाहिनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसका डायरेक्ट किसी भी पार्टी से कोई जो है संबंध नहीं है। सीधा सपा से आपका सीधा ताल्लुक था जी। आज आप हिंदू युवा वाहिनी में हैं, कल आप ज़रूर टिकट भी मांगेंगे और विधायक भी बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो एक आपने बचपन से वही एक विचारधारा देखी जो समाजवादी पार्टी की है। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और विचारधारा से जुड़ के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? देखिए, सारी पार्टियां सेकुलर होती हैं शबनम जी। भारतीय जनता पार्टी कितनी सेकुलर है इसकी परिभाषा मैं आपको एक इंटरव्यू में नहीं दे सकता। पर हाँ, हम लोग मन बना लेते हैं कि वो पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी सेकुलर नहीं है। देखिए, मैं समाजवादी का भी हिस्सा रहा हूँ, कांग्रेस का भी मैं हिस्सा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था तो हम लोग कांग्रेस में भी रहे हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का भाग हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जब तक सेकुलरिज्म की बात आती है तो ये विश्वास जो होता है ना, वो अंदर होता है आपके। ये वो कपड़ा नहीं है जो आप बदल दें। ये हर व्यक्ति के अंदर की एक जो होती है पर्सनालिटी होती है। हम लोग हमेशा से सेकुलर थे, आगे भी हम लोग निरंतर सेकुलर ही रहेंगे, क्योंकि देश ही गंगा जमुनी तहजीब का है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैंने कभी पार्टी में ऐसी बात नहीं सुनी कि ये सेकुलर है, नॉन सेकुलर है। मैं समझता हूँ सब पार्टियाँ एक ही तरीके से काम करती हैं। ये कुछ मीडिया का अभाव प्रभाव रहता है या कुछ लोग इस तरीके से उसको समझ लेते हैं कि उसको जो है वो तमका दे देते हैं कि ये सेकुलर है, नहीं है। पर जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है, सारी पार्टियां अपने आप में सेकुलर हैं। जी, हिंदू युवा वाहिनी की बात अगर हम करें तो धर्मनिरपेक्ष देश में क्या इस तरह के संगठनों की ज़रूरत है? देखिए शबनम जी, करीब 55-56 देश हमारे पूरे संसार में जो है वो मुसलमान देश हैं, जिसमें 52 जो हैं सुन्नी हैं और 4-5 शिया हैं। वैसे ही 115 से ऊपर जो है क्रिश्चियन देश हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो बुद्धिस्ट मानसिकता से चलते हैं और कुछ एक दो ऐसे भी देश हैं जैसे जापान में शिंटोनिज्म है, या भांति भांति के उदाहरण और भी होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी देश में किसी भी संगठन का होने का मतलब ये नहीं है कि वो देश जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण जो है वो ऐसे नहीं मिलता है। समय आता है तो आदमी का स्वभाव जो है अंदर का बाहर आ जाता है। तो अगर मुसलमान देश है और किसी भी मुसलमान देश या कोई क्रिश्चियन देश है, वहाँ पे अगर कोई भी मुसलमान या क्रिश्चियन संगठन काम कर रहा है तो क्या वो जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है? अर्थात अगर हिंदुस्तान है, हम लोग कहते ही हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में हिंदू नाम का कोई संगठन चलता है तो इस तरीके के आरोप या इस तरीके के प्रश्न हम पे उठना
लाजमी है। स्वाभाविक भी हाँ, नहीं है, बिल्कुल। लाजमी भी नहीं है, पर जैसा जो है हम जिस नज़र से देखते हैं, जो दूसरा समाज जो देखता है, वही समझता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। तो क्या बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है धर्म के अलावा? ये लोगों के अंदर काफ़ी बार इस तरीके का जो है मानसिकता रह जाती होगी, पर मैं नहीं समझता बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। जी। बीजेपी जो है विकास की राजनीति कर रही है। आप देखिए भारतवर्ष पहले किस ट्रिलियन इकोनॉमी पे खड़ा था, आज हम लोग कहाँ खड़े हैं और कल का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी की सारी राजनीति का स्वरूप सिर्फ उन्नति पे, प्रगति पे, समाज की जागृति के लिए है। मेरा यही कहना है और यही मानना है। अभी आप हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं जी। और आपने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से भी आप जुड़े हुए हैं। जी। तो 27 में क्या उम्मीद की जाए कि आप बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं निरंतर समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए क्षेत्र में, तहसील स्तर पे, गांव स्तर पे काम करता हूँ। पहले भी कर रहा था, अभी भी निरंतर कर रहा हूँ। स्वाभाविक सी बात है, जो भी व्यक्ति काम करता है उसके अंदर वो महत्वाकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है। तो मेरे अंदर भी अभिलाषा है। 27 बहुत दूर है। निरंतर इसी तरीके से मैं, शबनम जी, काम करता रहूँगा और अगर पार्टी मौका देगी तो मैं उस पर खरा उतरूँगा। ये मेरा संकल्प है। पिछले दिनों एक बहुत नारा चर्चित था जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे। जी। तो कौन बट रहा है और किससे कटने की उम्मीद है? देखिए, आपकी प्रश्न बिल्कुल सही है। हमारे प्रदेश के बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने, मैं समझता हूँ, क्राइम फ्री हम लोग का स्टेट करा है। और ये जो नारेबाजी होती है, ये चुनाव परिपेक्ष में दिए हुए बयान होते हैं, जिनको मीडिया के बंधु और समाज में कुछ तत्व जो है उसको नारा बना देते हैं। अब उनका नारा, उसके नारे के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, मैं इसको नहीं जानता। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, योगी जी बहुत ही प्रगतिशील हैं और आज खुद आप देख रही हैं हम लोगों के प्रदेश में कितना फ़र्क हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर, और बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। और जब देश और पूरा संसार, जब सब लोग परिवर्तन कर रहे हैं, देश परिवर्तन कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक प्रगतिशील व्यक्ति, जिसको कि देश की मुख्य धारा को, उत्तर प्रदेश को जोड़ पा रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। और मैं यही आशा करता हूं कि योगी जी आगे भी निरंतर समाज कल्याण के लिए, देश हित में ऐसे ही कार्य करते रहें। बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं इस नारे को, और ये बात ठीक भी है कि जब अनाज की बात आती है तो करोड़ों को अनाज मिलता है और मेरे ख्याल से कोई भेदभाव उसमें नहीं किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को ही ये बात मिलता सही है। है। लेकिन एक बात फिर भी समझ में नहीं आती है, जो मुस्लिमों में मैसेज जाता है, वो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम बीजेपी से कहीं अलग हैं? इस देश का भाग वायु है, जल है, उतना ही इस देश के अंदर रहने वाले धर्म, जातें, सब उस देश का उतना ही भाग है। यही भारतीय जनता पार्टी है, कोरोना जैसे समय में, जिसने घर घर बिना जात धर्म देखे कोरोना की मेडिसिन्स पहुंचाई। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने मानवता का इतना बड़ा परिचय दिया। ना ही उन्होंने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ जहाँ दवाई की आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पहुंचाई। अब रही बात मेरे मुसलमान भाइयों की, बंधुओं की, मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी ने अनाज देते हुए कभी हिंदू मुस्लिम देखा, या कुछ मुसलमान भाइयों को जिनको आवश्यकता थी घर देते हुए उन्होंने पूछा कि आपकी कौन सी जाति है। ये धर्मनिरपेक्षता का और सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं समझता हूँ देश को ऐसी ही दलों की आवश्यकता है जो कि देश हित में कार्य करें। और कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है, राजनीति परिपेक्ष में रहने के लिए वो लोग ये बातें करते हैं। तो जो भी मुसलमान भाई जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो तो भ्रमित हैं, उन्हें भ्रमित किया गया है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पार्टी ने निरंतर इंसाफ किया है। हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये ऐसी पार्टी है सबको साथ लेकर चलती है। सर, थोड़ा सा और आपकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड आप गए थे, जी। तो कितने साल आप वहाँ रहे थे? इंग्लैंड में रहा, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर युवा को जो है, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, हिजरत पे जाते हैं, ये वो चीज़ होती है जो आपको जो है तराशती है। मैंने हर वो कार्य करे जो मुझे शायद अपने देश में रह के मौका नहीं मिल पाया। इंग्लैंड में शिक्षा के लिए तो मैं गया था, मैंने शिक्षा भी ली
और मैंने कुछ अपने काम करते करते, जो हम लोग कहते हैं मातृशक्ति, जो हमारे घर में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, मुझे कुछ वो भी काम करने पड़े। तो अच्छा। मैंने पढ़ाई भी सीखी है वहाँ पे, हाँ। और मैंने इस चीज़ को भी समझा है कि वो उन लोगों का हर प्रयास कितना अनमोल होता है जो हम लोग करते हैं, जी। और हम लोग उनको सराहते नहीं। तो बाहर जाके जब मेरा 5 वर्ष का कार्य था, तब मैं इंग्लैंड में था। पढ़ाई के दौरान जो जो भी कार्य करे जाते हैं सारे मैंने करे हैं, घर से लेके हर चीज़ खुद मैनेज करना। जी। ये एक बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूँ, स्तंभ होता है आदमी के सीखने का। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम लोग आज भी सीखते हैं, पर वो एक अलग जो है अध्याय था। जी। बस यही कहना चाहता हूँ। राजनीति में कहते हैं हर किसी का कोई ना कोई एक गुरु तो होता ही है। जी। जाहिर सी बात है, आपके पिताजी ही आपके गुरु हैं, जी। क्योंकि राजनीति में एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है। भाई, फिर उस सवाल पर हम आना चाह रहे थे कि सपा की विचारधारा में और इस विचारधारा में क्या वाकई कोई अंतर नहीं है? जवाब मैं दे चुका हूँ, पर अगर हम लोग गुरु की बात करें तो मैं आज भी शिष्य हूँ। अच्छा। मैं आज भी राजनीति की और जीवन के पहली कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं आज भी सीखता हूँ, और गुरु कोई भी हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, कोई मुझसे उम्र में छोटा बच्चा होता है, वो मुझसे आके कहता है, सिद्धराज भैया ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आप विश्वास मानिए, मैं उससे भी सीखता हूँ। तो गुरु की यही परिभाषा है, जो आपको ज्ञान दे, आपको मार्गदर्शन दे, वही आपका गुरु होता है। और अगर परिवार की बात करें तो परिवार में कुछ भी आदमी को नहीं मिलता। आदमी चुना अपने वोटों से जाता है। परिवार से मुझे मिली है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कि किसी में भेदभाव नहीं करना है, जिम्मेदारी सबका काम करना है, जिम्मेदारी ना खाना है ना खाने देना है। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ना खाना है ना खाने देना। बिल्कुल यही बात। अच्छा, समाज में आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। जी। हर कोई, हर धर्म के लोग आपके पास जाते हैं, जैसा आपने अभी बताया था। जी। तो हिंदू युवा वाहिनी के अलावा आप किसी संगठन से जुड़ते तो क्या ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, कभी भी मैंने किसी और संगठन का मैं भाग नहीं रहा। मैं क्षेत्र के लोगों के बीच में हमेशा रहा, पर संगठन का भाग में नहीं रहा। मैंने पूर्व में बहुत पार्टियों के लिए काम किया है। दिल्ली में भी मैंने 2-3 चुनाव लड़ाए हैं। कांग्रेस का भी लड़ाया है, बीजेपी का भी लड़ाया है, हरियाणा का भी चुनाव लड़ाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी चुनाव लड़ाया है। तो ये सब तो सीखने के पहलू होते हैं। तो मैं किसी संगठन का भाग नहीं रहा। हालांकि मेरा सौभाग्य है आज मैं जिस संगठन का भाग हूँ, क्योंकि आदमी को बहुत कम मौके मिलते हैं, और बहुत ही मैं समझता हूँ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ज़्यादा मौका मिलता है। अब मेरे लिए जो मेरे पास मौका है, मुझे उसी को लेकर समाज की ज़्यादा सेवा करनी है, ज़्यादा लोगों को अपने संगठन में, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन में जोड़ना है। आपसे जानना चाहेंगे आपके शेड्यूल के बारे में। जाहिर सी बात है कि एक नेता भी हैं और एक संगठन की जिम्मेदारी भी है, तो कितना टाइट शेड्यूल आपका रहता है और क्या क्या करते हैं आप? शबनम जी, जो आदमी व्यस्त नहीं है तो शायद बेकार ही होगा। और व्यस्तता रहती है, और व्यस्तता रहनी भी चाहिए। जब आप किसी भी संगठन में किसी भी दायित्व पे होते हैं, तो आपको व्यस्तता जो है वो अपने अंदर ही मिल जाती है। सुबह से शाम तक व्यस्त रहता हूँ, मशरूफ़ रहता हूँ, और उससे मैं पूरी तरीके से जो है संतुष्ट हूँ। व्यस्तता सारी जो है, राजनीति एक शब्द हम लोग बड़ा हैवी रख देते हैं, उस भारी शब्द को अगर अलग हटाएं तो व्यस्तता सारी क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में, जो लोग आते हैं संपर्क करते हैं उनसे मिलने मिलाने में, कोई कार्यक्रम लगा होता है तो उधर जाना पहुंचना, अपने लोगों के बीच में रहना, यही व्यस्तता रहती है निरंतर। जी। और ये व्यस्तता बहुत ज़रूरी भी होती है आदमी के जीवन में। अगर व्यस्तता नहीं होगी तो मैं समझता हूँ आदमी आलसी हो जाएगा, और युवाओं के ऊपर आलसी शब्द जमता नहीं है। आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट जगत में भी काम कर चुके हैं, तो वहाँ एक पूरा डिफरेंट फील्ड हो गया आपका, इधर से और उधर से। तो वहाँ का क्या अनुभव रहा आपका? कॉर्पोरेट में देखिए, ये हर आदमी का अलग अनुभव होता है। जी। जब हम लोग मैं विदेश में काम करता था, जी हाँ, तो हम लोगों को ओवर टाइम मिलता था। हमारे हिंदुस्तान में मुझे कभी ओवर टाइम नहीं मिला। अच्छा। दूसरा, वो एक अनुभव था, एक अनुभव का दौर था। मैंने अपनी दोनों ही मास्टर्स लोन पे करी हैं, और मैंने नौकरी करके, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने बैंकों को वो पैसा वापस करा है जो मैंने उनसे लिया था लोन के तौर पे, कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ। तो कॉर्पोरेट का सिलसिला ऐसा होता है कि हर दिन आदमी वहाँ पे भी सीखता है। जो हमारे से सीनियर्स होते थे, हम उनको समझते थे,
और जो हमारे जूनियर्स होते थे हम उन्हें समझाते थे। अच्छा। इसी को कॉर्पोरेट ज़िंदगी कहते हैं। अच्छा। अच्छा, आप लोगों के नाम के आगे कुंवर लगा है, आपके पिताश्री के नाम के आगे भी कुंवर साहब लगा हुआ है। जी। तो ये कुंवर लगाने की प्रथा कहाँ से है? तो बरेली में कहना नहीं चाहिए, हमारे शहर में हर दूसरा व्यक्ति कुंवर लगा के घूम रहा है। लोगों को ये नहीं पता है कुंवर की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई। से हुई? हाँ। देखिए, हम लोगों के राजसी परिवारों में जो परिवार का पहला लड़का जो होता था वही ठाकुर लगाता था, और दूसरे जो होते थे वो कुंवर लगाते थे। तो क्योंकि मेरे पिताजी दूसरे नंबर पे थे तो उन्हें जो है कुंवर साहब कहा जाने लगा, और मुझे लोगों की स्नेह ने, प्यार ने, गर्मजोशी ने, मोहब्बत ने, और मुझे तो दुनिया वालों ने ही कुंवर बनाया है। 2017 में इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से आंवला की सीट से, तो कैसा अनुभव रहा उसका? शबनम जी, ये बात आपकी सही है कि मैंने 2017 में चुनाव लड़ा था आंवला से, पर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संगठित चुनाव लड़ने के उसमें, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो है गठन था, और मैंने जो है चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा। मुझे चुनाव लड़ने का बहुत ही कम समय मिला और 15 दिन में मैंने चुनाव लड़ा, और उस दौर में जब बीजेपी का हर प्रत्याशी जो है 50,000 30,000 से जीत रहा था, तो मैं बहुत ही मामूली अंतर से मुझे हार का सामना करना पड़ा, पर हार को स्वीकारा है और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह राठौर जी। उनका संबंध जो है राजस्थान से है, रजवाड़ों की नगरी है, और उनके जो है पिता जो हैं वो भारत माता को सेवा दे चुके हैं एक सैनिक के रूप में। तो कितने गौरव की बात होगी। और बहुत ही ऊर्जावान हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विक्रम सिंह राठौर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी हमने आपसे ली, कैसे व्यक्तित्व से हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया जिनके अंदर सेवा की भावना है, और साथ ही आपको शौक़ है खेलों का भी, जो आपने खेलों से भी ताल्लुक़ रखा है, और पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। एक ऐसी अच्छी शख्सियत हमारे शहर में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।